welcome our toppers. So please welcome with a huge round of applause Arman Mr. Meet All India Rank 197. Next topper Rahul Mandal Meet All India Rank 756. All India Rank 1539. Chirag Nagar Meet All India Rank 1630. Aditya Sharma Meet All India Rank 1010. Please welcome. Please welcome Diksha and Pune, Grade Advanced Rank 636. So last but not the least, Shivangi Davalkar, Grade Advanced Rank 2277. मैं शुभम बंसल बंसल पाठशाला की तरफ से आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में एक तहे दिल से वेलकम करता हूं। मंच पे बैठे हुए जितने भी पेरेंट्स, बच्चे, आज हमारे बीच में जितने भी टीचर्स हैं, मार्केटिंग स्टाफ, नॉन मार्केटिंग स्टाफ, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट हैं, जितने भी बैक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी से लेके सभी का किसी ना किसी वे में कहीं ना कहीं इस रिजल्ट पे पूरा हक है और उनकी मेहनत कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इससे जुड़ी हुई है। तो एक बार आप सभी के लिए और उनके लिए एक जोरदार तालियां। 2018 में बंसल पाठशाला ने IIT JEE और नीट की फील्ड में एक छोटी सी नींव रखी और आज हम देख पा रहे हैं कि ये फैमिली शेयर इतनी बड़ी हो गई है कि अगले साल ये होटल में जगह ना बचे, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से हम थ्राइव और लगातार हम बढ़ते रहे। उसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आप लोगों का सपोर्ट और हमेशा वो चीज़ें ज़रूरी रहेगी। हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों की, है ना। बट हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, हम ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में जितने भी आज टॉपर्स बैठे हुए हैं, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की गलतियों से और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस से हमें वो सारी चीज़ें अनुभव होती है या फिर हम सीखने को मिलती है जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में अगर वो दोहराते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में नुकसानदेह होती है। तो हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं वो कुछ अपनी अच्छी चीज़ें जो उन्होंने अपने 2 साल में फेस की और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अरमान, व्हाट इज द सीक्रेट कि आप लोग इतना सक्सेसफुल क्यों, जिससे आप इतना अच्छा रिजल्ट निकालते हो, क्या आखिर चीज़ है? जी, मतलब मेरा कोई सीक्रेट तो ऐसा नहीं है। मैं टॉपर भी नॉर्मल इंसान की तरह ही होते हैं, वही खाना पीना खाते हैं। बट हाँ, मेरा एक सक्सेस मंत्र जरूर था जो कि था कंसिस्टेंसी इज द की। कि अगर तुम 12-13 घंटे एक दिन पढ़ रहे हो और उसके बाद 3-4 दिन नहीं पढ़ रहे तो वो 12-13 घंटे तुम्हारे वेस्ट ही हैं। इससे बेटर है तुम रोज 6, 7 या 8 घंटा पढ़ो, बट वो डेली पढ़ो, उसमें फिर ब्रेक नहीं आना चाहिए। जो तुम 6-7 घंटे पढ़ रहे हो वो एकदम डेली, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हें डेली मतलब डेली ही पढ़ना है। अगर तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे और चाहे कम टाइम भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारा सक्सेस होना डेफिनेटली श्योर है। ये एक तो मेरा सक्सेस मंत्र था।
दूसरा जो मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, बच्चे कई बार क्या करते हैं, एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, या मैं बेटर कहूँ रटी होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के कोने में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे क्वेश्चन बन जाता है, और बहुत बार तुम्हें लगता है ये तो बहुत बेकार की इंफॉर्मेशन है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बट तुम्हें वो चीज़ भी याद करनी चाहिए हमेशा। एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है कभी भी। और एक और चीज़ जो जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी वो था पेपर का एनालिसिस। जो टेस्ट पेपर, पीरियोडिक टेस्ट जो भी तुम लोग भी देते होगे, तो उसका एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उस पीरियोडिक टेस्ट का देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुमने उसका एनालिसिस नहीं करा है। तुम उसमें गलतियाँ करो, वो चीज़ कॉमन है और सबके साथ होती भी है, बट सेम गलती तुम्हारी रिपीट नहीं होनी चाहिए कभी भी। अब तुम लास्ट तक पेपर के आते आते इतने पेपर दे देते हो कि जितनी भी गलतियां होनी हैं, हो सकती हैं, पॉसिबल है, वो सारी तुम एक बार कर चुके हो। अगर तुम उनका एनालिसिस अच्छे से करते हो और ये मेक श्योर करते हो कि सेम गलती कभी भी दोबारा रिपीट ना हो, तो एंड में आते आते ऐसी कोई गलती बचती ही नहीं है जो तुमसे ना हो। नई गलती करो, कितनी भी करो, बट उसे रिपीट मत होने दो, तो उससे तुम्हारी सारी गलतियां कवर हो जाती है और एंड में आते आते स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। यही तरीका है सिली मिस्टेक को भी इम्प्रूव करने का, जो बहुत बच्चों के होती है, तो सिली मिस्टेक को इम्प्रूव करने का भी यही तरीका है। और ट्राई करो कि जब भी पेपर देने जाओ उससे पहले एक बार अपनी गलतियों को रिवाइज करके जाओ, जिससे तुम उस पेपर में तो एटलीस्ट सेम गलती नहीं करोगे, और उस पेपर में जो नई गलती हो रही है उसे एक नोटबुक में लिख लो और नेक्स्ट टाइम उसे दोबारा रिवाइज करके जाओ। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे तो। हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो शायद ये वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा फेमस है। आखिर एक टॉपर दिन में पढ़ता कितने घंटे है ना? तो ये क्वेश्चन काफी फेमस है, बट इसको हम थोड़ा सा इन अ ट्विस्टेड फॉर्मेट पूछेंगे कि आखिर एक टॉपर का पूरा दिनचर्या होती कैसी है ना? आखिर एक टॉपर पूरा दिन बिताता कैसे, या फिर उसका डेली शेड्यूल क्या होता है? तो इसके लिए मैं चिराग से रिक्वेस्ट करता हूँ। शेड्यूल से पहले एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि 4 से 5 घंटे की सीटिंग कम से कम एक टाइम पे होनी चाहिए। मतलब 1-2 घंटे आप बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन 4 से 5 कम से कम एक साथ होना चाहिए। और जैसे 2 बजे के आसपास आप लोगों की क्लास खत्म होती है तो आप लोग घर जाते हो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर वहाँ से 4-5 घंटे, जिनको दिन में पढ़ाई अच्छी होती है उनके लिए 4-5 घंटे दिन में, फिर थोड़ा रेस्ट कर लो शाम को, और वही फिर 1-2 घंटे निकालने की कोशिश करो। अपना टाइम जितना बचाओगे ना उतना ही काम आएगा। धीरे धीरे सोने के टाइम को भी कम करना है तुम्हें, और पढ़ने के टाइम को भी बढ़ाना है। लास्ट में आते आते जब रिवीजन क्लासेस बचेगी, सिर्फ क्लास में रिवीजन क्लासेस बच गई लास्ट आते आते, तो रिवीजन तो करो, रिवीजन भी ज़रूरी है। और लास्ट के जो धीरे धीरे जैसे तुम टाइम बढ़ाते रहोगे ना, वो तुम्हारे 6 से 7 घंटे अपने आप में लग जाएंगे। शुरुआत करनी पड़ेगी उसके लिए। थैंक यू चिराग। बट मैं चिराग की बातों में ना कुछ ऐड करना चाहूँगा। आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, ये एग्जाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव और काफ़ी टफ है। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपके घर के फंक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है आपका खुद का बर्थडे हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत क्लोज में भी फंक्शंस हो, फिर भी जिस लेवल पे वो बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में उन्होंने वो टाइम, सभी के पास 24 घंटे का ही होता है, बट उन्होंने वो प्रोडक्टिवली इसलिए वो यूज कर पाए और उनके पास ज़्यादा टाइम इसलिए बचा है क्योंकि उनको अपनी क्लैरिटी है और उनको फोकस है कि कहाँ पे समय रियल में देना चाहिए। तो मैं आपको भी कहूँगा कि आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए। मैं ये नहीं कहता कि फंक्शन जाके एंजॉय मत करिए, बट फंक्शन जाने से पहले आपकी प्लानिंग आपके पास क्लियर होना चाहिए और आपको अपने आप को पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं आज के 8 घंटे में बैठ चुका हूँ कि अपनी पढ़ाई पे या नहीं, या आपको पूछना जरूर चाहिए। हम आपके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा वैभव से। 11th में जब हम एडमिशन लेते हैं, 10th के बाद निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशनल फैक्टर इतना पीक पे होता है कि पहले दिन में रियलाइज हो जाता है कि IIT का गेट तो हमारे लिए खुला है या फिर नीट का गेट हमारे लिए खुला है, बस हम आने ही वाले हैं, बस 2 साल का सफर है जो कि हमें बिताना है। तो उस पल को हम उस वक्त तो जीते हैं, हम मोटिवेटेड भी होते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतते जाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में वो मोटिवेशनल फैक्टर धीरे धीरे सही पर कम होता है। तो वो क्या चीज है जो आपको मोटिवेटेड रखती है, या फिर वो क्या चीज है जो आपको वो चीज को, जैसे आपका सभी के साथ होता होगा, आपके साथ भी 2 साल की एक जर्नी में कभी कभी आपका भी डाउनफॉल आता होगा, तो आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया? पहले तो अपना टारगेट डिसाइड होना चाहिए। मेरा नीट फर्स्ट ईयर ऐसे ही टारगेट डिसाइड था कि मुझे 1000 के अंदर रैंक लानी है। अब अगर बिना टारगेट डिसाइड चलते हैं तो लाइक अब अगर डायरेक्शन नहीं पता तो अपन डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे।
डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से, बिकॉज डिसिप्लिन से हम अपना मतलब लाइक सुबह चेकलिस्ट, मैं अपने चेकलिस्ट बनाता था सुबह कि मुझे दिन में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड उसको करता था, और मेरा जब जो भी टॉपिक्स मैंने डिसाइड करे वो हो जाते थे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता था उससे। मोटिवेशन, मेरा मानना ये है कि मोटिवेशन काम करने से पहले नहीं मिलता, काम करने के बाद मिलता है, और उसी मोटिवेशन से फिर नेक्स्ट डे भी वही काम करने का हमारा मन करता है। इससे मतलब परसिस्टेंसी मिलती है हमको, परसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले ही 18 घंटे 12 घंटे मत पढ़ो, डेली के 5 to 6 आवर सफिशिएंट, बट परसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। इससे तभी जाके कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा, क्योंकि डेली तुम अपनी टॉपिक्स सेलेक्ट कर रहे हो, जो डेली के डेली रिवीजन कर रहे हो, और इससे तुम्हारे टेस्ट में ही मार्क्स इंप्रूव होते हैं। इससे मतलब मोटिवेशन, मेरा इतना मानना है कि मोटिवेशन वर्क से मिलता है, पहले नहीं मिलता। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो वैभव ने एक बात बहुत ही अच्छी की, और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बात जेन्युइन भी है। मोटिवेशन से काम नहीं होता, और अगर आप जब काम अपना खत्म करते हो ना तो आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हो, और ये सच्चाई भी है। क्योंकि वो छोटे प्रॉब्लम क्या जाती है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आज की जनरेशन को ना वो हर चीज बहुत क्विक चाहिए। वो इंस्टा की रील के जैसे वो स्क्रॉल करना चाहते हैं, और जल्दी जल्दी वो हर चीज बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। तो इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, आपको रोज छोटा छोटा कदम चलना पड़ता है ताकि वो बड़ी सक्सेस की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। तो उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करिए, आप अपना सुबह या एक रात पहले आप अपना टारगेट बनाइए, और अगले दिन से उसको अचीव करने पे भिड़ जाइए। अगले दिन का काम अगले दिन पे छोड़िए, उस दिन का काम करिए, और 2 साल की जर्नी को एक साथ ना देखते हुए उसको 365 into 2 730 छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। चलिए इसी के साथ हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डाउट, सर आज तो मटेरियल रेफर कर रहे हैं, एनसीईआरटी करना है, स्टेट बोर्ड करना है, सिंगेज करना है, पियर्सन करना है, कोई मॉड्यूल अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल शुरू के 1-1.5 महीने में तो सब कोई बच्चे सब मानते हैं, फिर 4 बच्चे 4 नए बच्चों से पूछते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, बहुत सारे नए नए मटेरियल्स पे जाते हैं। तो आखिर फाइनली मटेरियल कौन सा रेफर करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। दूसरी बात, अगर मटेरियल सबका सब हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो उसको किस तरीके से प्रोडक्टिवली मैनेज करना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आयुष पे। आयुष, तो सबसे पहले कि नीट, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी आपको बार-बार पढ़ना होगा। एग्जाम मतलब एग्जाम के करीब जाते जाते इतनी बार पढ़ लो कि सारी चीज़ें याद हो जाती दिमाग पे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते साथ में भी पढ़ना है। फिर अगली बार जब टेस्ट होता है तो जब बैक यूनिट में आता है तो उसके लिए भी पढ़ना होता है। तो एनसीईआरटी हमेशा क्लियर रखनी चाहिए बायो की। और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो सर पढ़ाएंगे क्लास में उसको बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि अटेंटिव नहीं सुनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका क्लास देने का। उसके बाद घर आके रिवीजन भी करना होता है उसका, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। जो हमारी यहाँ की मॉड्यूल्स हैं उसकी क्वेश्चन बहुत अच्छी हैं, और काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन है। उससे ज़्यादा कुछ आना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि मतलब कितने वैरायटी से क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सारे दिए हुए हैं। आप बार बार पढ़ेंगे उसको, और फिर जब टेस्ट होगा तो आप उसको रिवीजन भी करेंगे बैक यूनिट वाले, तो सारा उससे क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन ज़्यादा करने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमेशा ध्यान देना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यहाँ के मॉड्यूल्स और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सेकंड की सब पढ़ लिया लेकिन मार्क्स नहीं आते, तो टेस्ट पहले तो मार्क्स खराब होंगे। तो टेस्ट खराब होंगे तो यह है कि टेस्ट स्किप करने लगे। टेस्ट स्किप करना सबसे गलत डिसीजन है, और टेस्ट स्किप करने से अच्छा तो हमेशा टेस्ट दीजिए। और कम भी आए, नीट के जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 300-400 नंबर भी आए तो भी घबराना नहीं है, टाइम सफिशिएंट होता है। और हर टेस्ट का एनालिसिस करिए, उसके हिसाब से नेक्स्ट टेस्ट खत्म हुआ तो नेक्स्ट टेस्ट से ही प्रिपेयर करने लगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और जैसे ही टेस्ट नज़दीक आता है तो प्रीवियस टेस्ट का जो भी सिलेबस इसमें आ रहा है उसको भी रिवीजन कीजिए, और फिर टेस्ट अच्छे से ही जाएगा। फाइनली आपका नीट भी बहुत अच्छे से जाएगा। थैंक यू। हमारे बीच में दीक्षा है, और जितना मैं उसको जानता हूँ उसने 2 साल में मोबाइल ऑलमोस्ट ना बराबर यूज किया है। शायद कोई नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए उसने मोबाइल यूज किया होगा,
और उसके ही बैच के बहुत सारे बच्चे मोबाइल या लैपटॉप या हजारों चीज़ों का ऐसे यूज़ कर चुके डिवाइसेस को, जिनसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को शायद सुना होगा, देखा होगा। पर मैं जानना चाहता हूँ दीक्षा कि आपका अनुभव ऑनलाइन के प्रति क्या है और इस पर आप क्या कमेंट करना चाहोगे? जैसे आप सबको पता है, लाइक हम ऑनलाइन के फेज से गुजरे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा भी हुआ है। लाइक उनके पास बहुत सारा इनफ टाइम होता है, टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, लाइक हमको मोबाइल कैसे यूज़ करना है सबको पता है। लाइक जैसे मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो, किस लिए यूज़ कर, पहले आप सोच लो आपका डिज़ायर क्या अपने लिए गोल क्यों चूज़ किया है, पहले आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? अब सब लोग एक्टिव है ना? मैं ये बोल रही हूँ, लाइक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। लाइक योर गोल इज टू अचीव योर ड्रीम्स, नॉट लाइक आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन फेज में बहुत सारे बच्चों ने अपना मतलब फ्यूचर देखा है, लाइक होगा नहीं होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ऑनलाइन फेज में जब मैंने फेस किया, बहुत सारे बच्चे टाइम पास करते हैं। तुम अगर ऑनलाइन फेज को अच्छे तरीके से अगर आप देखें, ऑनलाइन इज लाइक एक जरिया है। ऑफलाइन में जो जितनी पढ़ाई होती है उतनी ऑनलाइन में नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने जो फेस किया, ऑनलाइन में इतने अच्छे से नहीं होता है। मैं दीक्षा की बात को थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, है ना। उसने जो भी बोला अपने एक्सपीरियंस से उसने सही बताया, बट मैं थोड़ी सी बातों को और कंटिन्यू करूंगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन खराब है, नहीं है, मैं कभी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है 1000 में से 2 बच्चों को भी उससे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलता होगा। बट बात ऐसी है कि दिक्कत कहाँ जाती है वो बता देता हूँ। आपका, मेरा या यहाँ पे किसी भी चीज़ का, है ना, कोई भी इंसान होगा, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एडिक्शन। और एडिक्शन जब भी वर्ड आता है ना, वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो उसको एक नेगेटिव वर्ड ही गिना जाता है, भले एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो। तो प्रॉब्लम ये है ऑनलाइन में कि हो सकता है आपने एक लेक्चर अच्छा सुना होगा या फिर आपने कोई चीज़ रिविजन कर ली होगी, पर दिक्कत ये है कि उसके बाद पसूरी बजेगा, उसके बाद नए मूवी के ट्रेलर देखे जाएंगे, उसके बाद नहीं चाहते हुए भी आप अलग अलग चीजों को स्क्रॉल करोगे, ब्राउज करोगे, जिसमें आपके हाथों का कंट्रोल नहीं होता है ना। और हाँ, सच्चाई है, गलत नहीं है। मैं आपके टीनेज के फेस की बात नहीं कर रहा जो आप सोच पे जा रहे हो। मैं कहूँगा अगर आप सर्च करें तो वो भी एक हिस्सा है जिसको नहीं चाहते हुए आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपका मोटिव था शायद एक घंटे का एक लेक्चर सुनना, या कुछ सर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था तो हमने कोई सॉल्यूशन ही सर्च कर लिया। बट प्रॉब्लम यह है कि वो 10 मिनट के सॉल्यूशन के चक्कर में आप कभी रियलाइज करना आपने 1 से 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया और आपने किए 4 क्वेश्चन। तो उससे अच्छा मैं एक सजेस्ट करूंगा, आप प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। कोविड में सबसे बेकार चीज जो हुई है पता है, बच्चे मैथ्स भी पढ़ते हैं। शायद ये चीज रियलाइज नहीं होती है, और जब मैथ्स पढ़ते हैं ना तो फिजिक्स भी पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री भी, जबकि आपको समझना चाहिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। मैं ये भी कहता हूँ कि बायोलॉजी में भले ही थ्योरी है पर डायग्राम तो बनाने पड़ते हैं और चीज़ों को तो लिखना पड़ता है। हो सकता है हमारा जो मेथड हो वो गलत हो, हमें ना, हम ओल्ड स्कूल टाइप है ना। हमको मोबाइल ही 12वीं में मिला तो हम क्या बोलेंगे। एक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं बच्चों को आता है, सर कोर्स इतना टफ होता है, सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब सर ये अंतर्यामी लोग हैं, ये थोड़ा सुपर नेचुरल लोग हैं, ये नॉर्मल है, हम नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल लोगों के हिसाब से बात करिए कि नॉर्मल लोगों के लिए बैकलॉग आते हैं। तो नॉर्मल लोग या हमारे जैसे जो एक एवरेज स्टूडेंट से लेके अबाव एवरेज है, थोड़े बिलो एवरेज भी बच्चे हैं, हम लोग जैसे हम अपने आप को देख पा रहे हैं, अगर 3 से 4 लेक्चर पर डे होते हैं तो कहीं ना कहीं जितने क्वेश्चंस होते हैं हम उनका बैकलॉग हम नहीं चाहते हुए भी मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये बैकलॉग वाली जो समस्या है इसको हम कैसे एड्रेस करें, हम इसका क्वेश्चन पूछते हैं अपूर्व से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आप लोग कि बैकलॉग कैसे ना बने। तो बैकलॉग नहीं बनने का आपके पास है कि आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस आके आपके जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उस दिन के क्लास में आप रिवाइज कर रहे हैं, उसमें आप प्रॉपर 1 घंटे दे दिए रिविजन करने में। फिर उसके बाद होमवर्क रेगुलर कंप्लीट करना होता है। होमवर्क कभी भी अगले दिन के लिए न छोड़िए।
तो इससे आपका इरेगुलर दिनचर्या ऐसा रहेगा तो आपका बैकलॉग नहीं बनेगा। बाई चांस मेरा ही बैकलॉग बन गया था दिवाली के लिए, मैं जब घर गया था तो मेरे 4-5 दिन के लिए बैकलॉग बन गए थे। तो करेंट सिलेबस का भी मेरे को करेंट सिलेबस का जो क्लास चल रहा था उसको समझने में दिक्कत हो रही थी बैकलॉग की वजह से। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि जैसे कि मैंने एक दिन अपना लिया, एक संडे डिसाइड किया, फिर संडे को मैंने वो चीज़ें पढ़ने की कोशिश की जिस चीज़ों से मेरे करेंट टॉपिक्स क्लियर है। तो उस दिन वो बेसिक पढ़िए आप एक दिन डिसाइड करके, ताकि आपका करेंट का जो सिलेबस चल रहा है बैकलॉग को अभी साइड रखिए, तो करेंट का सिलेबस चल रहा है वो समझ में आए, उसके बेसिक्स पढ़ लें। तो उससे बेसिक आपका करेंट क्लियर हो जाएगा। फिर आपके जो बचे और बैकलॉग्स, तो वो बैकलॉग्स आपके धीरे उसके टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने पड़ेंगे आपको पढ़ने के। तो जैसे कि आप 1-2 घंटा और दे सकते हो, अगर पॉसिबल टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो रहा हो तो उन सब बैकलॉग्स को करने का टाइम है कि आप करेंट का जो पार्ट है, जैसे करेंट क्लास चल रहा है आपका, उस रिवीजन में टाइम जा रहा है, होमवर्क्स में टाइम जा रहा है, होमवर्क ज़्यादा होंगे तो बैकलॉग के लिए कम टाइम मिल रहा होगा। तो आप हर संडे को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक हर संडे को टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट में आपके मान लीजिए कुछ बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बैक क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे नहीं, मान लीजिए आपके करंट चल रहे हैं, करंट के भी सिलेबस आ रहे हैं, बैक के भी सिलेबस आ रहे हैं, तो वो सब काफ़ी हमें टेस्ट में प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे टेस्ट दें। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ाई तो हर वीक टेस्ट पे ओरिएंटेड ही करनी है। आपकी पढ़ाई टेस्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इस टेस्ट का सिलेबस हमारे दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं और इस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो इस टेस्ट का सिलेबस जैसे कि हम डिसाइड कर जाए कि 4-5 चैप्टर बैक यूनिट के हैं और कुछ करेंट के। तो करेंट के चैप्टर्स आपकी क्लास में चल रहे हैं तो उनको अभी कुछ खास एकदम प्रॉपर रिविजन की जरूरत है नहीं, तो उनको लास्ट वीक टेस्ट से तुरंत पहले आप रिवाइज कीजिए। जो बैक यूनिट है आपका काफी पहले वो छूट चुका है, काफी पहले पढ़ाया गया, 1-2 महीने हो गए हैं, तो उनको रिवीजन की जरूरत है। तो उसको आप टेस्ट के जैसे आपका टेस्ट की टाइम होगा 3 वीक का, शायद इतने टेस्ट होते होंगे कुछ दिन के अंतराल पे। तो टेस्ट के बाद ही आप जो बैक यूनिट है उसको स्टार्ट कर दीजिए, उसको खत्म करके आप फिर अगले टेस्ट का करेंट सिलेबस पढ़िए। तो इससे आपका बैकलॉग काफी हद तक दूर रहेगा। हमारे लास्ट कुछ क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। बंसल पाठशाला रिजल्ट सेलिब्रेशन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। मेरी बेटी दीक्षा टेम्बुर ने जब 10th पास हुई, अब वो CGA+ और 10 CGA+ में पास हुई थी, बाद में क्वेश्चन ये आया कि इसको कहाँ पढ़ाया जाए। छुट्टियों के दिन थे उस समय में, तो उन्होंने वो अपने जो फाउंडेशन क्लासेस शुरू रहते हैं वो उन्होंने सर का बंसल पाठशाला का कर लिया होगा। अब सर ने बताया भी है आपको 2018 से इन्होंने नींव रखी, लेकिन नागपुर में तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग क्लासेस है बहुत सारे। अभी जैसे मेरी बड़ी बेटी भी ये अपना झांसी रानी स्क्वायर में कौन सा है वो झांसी रेजोनेंस में उन्होंने क्लासेस लगाई थी। अभी उन्होंने पास आउट किया, तो अभी मेरी बेटी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मुंबई में, वासी में। अब बहुत से IIT होम है, आकाश है, ऐसे बहुत सारे आपने नाम ही देखे होंगे वहाँ पर है। लेकिन मैंने सभी के तरफ गया, वहाँ पर मैंने सभी को चौकस इंक्वायरी की, सब एडमिशन के लिए कोचिंग के लिए ट्राई किया, सभी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। अभी सभी पाठशाला में IIT होम से लेके रिजोना, आकाश, जितने भी है 7-8 इसमें फॉर्म भरे हुए, लेकिन एडमिशन लिया नहीं। मैंने पूछा, मैंने बेटा दीक्षा एडमिशन कहाँ लोगी, तो बोले नहीं मैं बंसल पाठशाला में। ऐसा क्यों? तो मुझे उनका टीचिंग अच्छा लगा। मैंने बोला ठीक है। बड़ी बेटी तो रिजोनेंस में थी, अब ये नया सर का मेरे बेटे ने बोला कि नहीं, उनकी टीचिंग मुझे शुभम सर की टीचिंग मुझे पसंद आई। और मैं इनसे कहता हूँ कि आप आज जो देख रहे हो ये सर की और सर के टीम की मेहनत की मिसाल है आपके सामने। जो स्टूडेंट है उसकी मेहनत, उसका कॉन्फिडेंस, ये होना बहुत जरूरी है।
अगर आप में आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ अजनी में। बेटी CBSE NCERT की स्टूडेंट रही 10वीं में। बात में ऐसी आई कि इसको मतलब कौन सा स्टेट बोर्ड ले या CBSE बोर्ड ले। अब बच्चे तो बोलते हैं हम CBSE के स्टूडेंट हैं, हम CBSE लेंगे क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर हूँ, मेरा CBSE पैटर्न है। तो CBSE में उनको पढ़े हुए हैं ये लोग, तो बोले हम CBSE लेंगे। मैंने बहुत से लोगों का सलाह वगैरह लिया और बाद में सोचा कि स्टेट बोर्ड ही लेंगे, क्योंकि स्टेट बोर्ड आपको नॉमिनल पास करना है और लेकिन नॉमिनली पास नहीं करना होता है, उसको आपको 65% के ऊपर ही मार्क होना चाहिए, 70, 80, 90 जो मार्क है। ये 12th क्लास में भी लाना जरूरी है और अपना JEE का भी कोर्स करना है। तो और बात यह है यहाँ पर कि अगर मैं इसको अपने केंद्रीय विद्यालय में अगर स्टूडेंट रखता तो हमारी स्कूल तो आपको छोड़ेगी नहीं। सवेरे 7:30 से लेकर 2:30-3 बजे तक आपका स्कूल चलेगा। आपको प्रैक्टिकल भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब सीटी तो चलेगी नहीं, प्रैक्टिकल को तो आप मिस करोगे नहीं। तो बेटी तो 2-2:30 तक बिजी रहेगी वहाँ पर, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे अभी सरकार जितनी भी कोचिंग है सबका टाइप रहता है स्टेट बोर्ड में या CBSE जो भी है। तो हमने सोचा कि स्टेट बोर्ड ले लेते हैं, बस ये तो कवर अपना तो कवर कर ही लेंगे। इतना समय सवेरे से लेके 2-2:30 बजे का समय केंद्रीय विद्यालय में छोड़ नहीं सकते, तो वो समय आपको कोचिंग करने को मिलेगा और बाकी समय जो रहेगा पढ़ने को मिलेगा। इस तरह से हमने, और जब सर से मुलाकात हुई तो सर ने उनको टटोला ये वो करके, तो बातों में समझ में आ जाता है कि कौन कितना कर सकता है। तो सर ने जो चैलेंज दिया था, बोले टिमुने सर अगर मैं आपकी बेटी का नाम अगर वो ये जो इसमें जो बोर्ड होते हैं ना बैनर वगैरह अगर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह से मैं आप सभी को, शुभम सर का भी और तिवारी सर का भी, जितनी भी इनकी टीम है, जितने भी इनके काम करने वाले सहकारी है, सारों का आप कभी भी जाइए उनके उसमें आपको उनका एटमॉस्फेयर बहुत मैं देखा। और मैं आपसे सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं, आपको इनको देखकर ऐसा लगता होगा कि मैं कब बैठूंगी यहाँ पर, लगता है ना। जब इनको देख रहे हैं आप, इनका स्वागत हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर, तो आपको भी लगना चाहिए, आपको भी लगता होगा कि मैं भी अच्छे कवर करूंगी, कोर्स करूंगी या ट्रैक करूंगी, तो मेरा भी आप इस तरह से स्वागत होगा, मेरा भी बैनर लगेगा। वो तो अलग बात है, उसके नाम से पेरेंट का भी नाम होता है, वो जो कोचिंग क्लास होती है उनका भी नाम होता है। और हमको, मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये बेटी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने का मौका दिया और आपके सबके सामने मैं यहाँ पर बैठा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने सर ने भी बताया कि अपना टाइम टेबल आप 2 साल के लिए छोड़ देना है। मोबाइल, अब मोबाइल का युग आपको मालूम है, मोबाइल युग है, सब कुछ चल रहा है, डिजिटल इंडिया है, सब कुछ है, सभी बच्चों को मालूम है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि एकदम प्रॉम्प्ट है सब मोबाइल चलाने। हमको नहीं आता, वो इनको आता, लेकिन उसने उसका गलत यूज नहीं किया। और सही बात है, मैं तो ज्यादा बच्चों की मैं ड्यूटी करूंगा, फिर घर का काम वाम करूंगा, कुछ सामान ले करना है, सबको मालूम है, अपनी अपनी जिंदगी लगी हुई है, सबको प्रोवाइड करना होता है। हमारा काम होता है प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जितना भी आते करते, लेकिन घर में भी आपका एटमॉस्फेयर अच्छा बनना चाहिए। तो अगर जिसके घर में एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं बनता तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब उसके रूप में जाके देखेंगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, जिधर उधर सब बड़े बड़े किताबों के। मैंने इनको पढ़ाई करते हुए देखा, क्योंकि मैं भी तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मुझे भी पता है फिजिक्स और मैथ कैसे होते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या है, ये क्या वो क्या सब मालूम है। देखते हैं पढ़ाई करते हुए देखता था, गाना अपना थोड़ा नजर देखना क्या कर रहे क्या नहीं करके, और अपने वहाँ चले जाना। इनके लिए एक रूम अलग से अलॉट करके रख दीजिए बस। तो फार्मूले लगे हैं यहाँ पे दीवारों में, ऐसे सब लगे हैं, फार्मूले लगाना है, ये जो मिनिमम चीज होती है वो सामने रखना है, और जो भी आपका गॉड है, जो भी है, उसको सामने रखो आप, और बराबर पढ़ाई करो। और मुझसे ज्यादा मेरी मिसेस का हाथ ऊपर इसमें ज्यादा है, क्योंकि वो क्या करती थी, 2-3 घंटे उसके पास बैठते रहती थी, तू सो ना जाए। बाकी के बच्चे करते तो मेरी बच्ची क्यों ना टॉप करे।
वो 2-3 घंटे, अरे नाश्ते का समय हो गया, कुछ खाना वाना बना हो गया, रुको थोड़ी देर, अभी पहले था। तो 2-3 घंटे इसके पास बैठ के रहती थी, जो मतलब ये कभी की नींद ना आनी चाहिए, और जो भी लगता था उसके हाथ में देना, खाना पीना ये वो सारा। तो ये सभी माँ बाप तो सभी खिलाते, किसी को भूखा नहीं रखेंगे, लेकिन खाना भी तैयार हो गया, आजा बेटा खाना है, बाबा बस 10 मिनट और 10 मिनट। अरे 10 मिनट किस लिए, कुछ होगा तो कुछ करते हैं अपना पढ़ाई। तो जब भी मेरे ख्याल से बंसल सर और उनकी जो टीम है, आप कभी भी आपको डाउट रहे, कुछ भी रहे, बिंदास आप डाउट निकाल के चले जाओ, डाउट वाले दिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्रोत्साहन देने में सर, मोटिवेट करने में बहुत 1 नंबर है। मेरे बच्चे के जैसे ही आप लोग हैं सभी, तो सभी आप बात करें, मेरी इच्छा है। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, एटमोस्फियर क्रिएट करना है, कितना घंटे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, अपना खुद ही टाइम खुद बना। सर वगैरह आपको गाइडेंस देंगे, मोटिवेट देंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन असली मेहनत आप ही है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम करता है यहाँ पर। बहुत सारी चीजें आती है, एक चीज से नहीं होती, सारी चीजें मिलकर थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, मिला जुला। कोचिंग का भी रहेगा, पेरेंट का भी रहेगा, एटमोस्फेयर का रहेगा। हाँ, दोस्ती थोड़ी देर के लिए आप वो करें, जो दोस्ती बोलते हैं ना, सर ने बोला है टीनेजर वाले, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सही बात है कि नहीं। पढ़ते पढ़ते हम दूसरी लाइन में चले जाते हैं, तो कृपया ना हो। आपके पास 2 साल के बाद आपके पास आपका समय पड़ा हुआ है, कोई रोक टोक नहीं करेगा बेटा को। अगर आप कुछ करना चाहे ना, आपको कोई रोकेगा नहीं, है किसकी हिम्मत रोकने की। अगर आपने ठान ली कि मैं ऐसा करूंगी, तो आपको कम मार्क आए तो आप भी जवाबदार, ज्यादा आए तो आप भी जवाबदार। स्पेशल मैं तो स्टूडेंट को ही बोलूंगा, उनकी मेहनत, लगन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सबसे काम आता है। चलो मैं अभी आपका पेश करेंगे, ऐसे मैं आपको सुविधा कर आशा करता हूँ। जय हिंद। मुरली सर ने शायद आपको बहुत खुश कर दिया। मैं आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर बोलता हूँ। सर ने जो कहा वो सच्चाई है। वही देखिए, आप लोग है ना, कुछ बच्चों को अपने सामने देख रहे हैं, पर इसके पीछे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लाया, पर शायद वो बहुत अच्छा नहीं हुआ उनके हिसाब से। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ और मुझे ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं है। 100 बच्चों की क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इतना कम लाया जो कि नहीं लाना चाहिए था। बट आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, टीचर्स भगवान नहीं है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपका असाइनमेंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि असाइनमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सर ने जो कहा वो गलत नहीं है। अगर वो क्लास में से एक बच्चा ऐसा है जिसने टॉप किया है, तो एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसको शायद पास होने में भी दिक्कत हुई होगी। बट कहीं ना कहीं इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको समझना पड़ेगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो वो आपको डाउट पूछना पड़ेगा। टीचर जादूगर नहीं है जो उसको आपके मन को पढ़ के वो आपके डाउट निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का, बाकी सब टीम्स का, पेरेंट्स का, ये सब कुछ मिला के 10% होता है, आपके खुद के एफर्ट्स 90% होते हैं, और ये सच्चाई है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट करके खुद एफर्ट्स नहीं लगा सकते, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपको कामयाबी नहीं भी मिलेगी। यहाँ पे ना एक मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग जरूर होता है, वो जरूर बोलूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि 90% मेहनत जब हमारी है तो फीस क्यों ले रहे हो, है ना। तो होता क्या है, हम फोर्स किस दिशा में लगा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, वरना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो हमारा मेहनत का काम आपका रहेगा, मैग्नीट्यूड आप लगाइए, डायरेक्शन हम देंगे, तभी जाके वो वेक्टर एक तीर बन के एम को जाके चीरेगा। कोई और पेरेंट अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेगा? मैं फादर ऑफ फरमान मित्तल। He got 701 marks in NEET out of 720 and AIR 197। देखिए, इसकी जर्नी में शुभम सर का बहुत बड़ा योगदान है और बंसल पाठशाला का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जितने भी डाउट्स आए इसके सारे क्लियर किए।
और सबसे बड़ी बात जो मोबाइल की, अब मैं बैठ के सुन रहा था, मोबाइल देखिए हर एक बच्चे की कमजोरी है। इसकी भी कमजोरी थी कि मोबाइल में गेम खेलना या कुछ भी करना। उसके लिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि उस पर लॉक लगा दें प्ले स्टोर से, और एक फैमिली लिंक होता है उस पर ऑब्जर्व करता रहे कि वो हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और बच्चा भी कोई भी एक्टिविटी करेगा उसमें पेरेंट्स को तुरंत पता लग जाता है कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जाता है। ये हर एक बच्चे की कमजोरी है मोबाइल की। वो आप सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर करें कि अपने पेरेंट्स को कह दें कि पासवर्ड लगा दें अपने मोबाइल पे, और प्ले स्टोर से जो भी आप एक्टिविटी करेंगे तुरंत आपके पेरेंट्स को पता लग जाए। तो इससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी कि आपको पढ़ाई करने में, और जितने भी आपके डाउट्स हैं बेहिचक आप टीचर से पूछें, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, और इससे आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे जब क्लियर होंगे तो आपके जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आएगा, और जब आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा तो आपकी पढ़ाई के आवर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। कहीं देखो मैं भी सुन रहा था सभी की बातें, तो उसमें ये लग रहा था कि हमें इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, तो उसमें अपने आप पढ़ाई नहीं होती। कि जब तक आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तब तक पढ़ाई आप कर ही नहीं सकते। सबसे मेन जरूरी है, क्योंकि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा टाइम आप उसमें ज़्यादा कंज्यूम करोगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप रिपेल करोगे, आप उस सब्जेक्ट से दूर भागो। तो और दूर क्यों भागते हो? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके डाउट्स हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, फैकल्टी इतनी अच्छी है बंसल पाठशाला में, और सारे डाउट्स, छोटे से छोटा डाउट भी आप इनसे पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आप सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। स्नेहांकिता की मदर अगर कुछ कहना चाहे तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इससे बोला था कि IIT होम में लगाओ ट्यूशन। और इस बात पे हमारा डिस्कशन 15-20 दिन हुआ कि हम IIT होम में लगाएंगे क्योंकि वहाँ का रिजल्ट अच्छा है, ऐसा मेरा सोचना। लेकिन ये मैडम बड़ी थी कि यहीं पे लगाएंगे, नहीं तो मैं लगाऊंगी नहीं, लगाना है तो बंसल सर के पास ही लगाना, तो लगा लिया हमने। होगा नहीं होगा, क्योंकि नई ट्यूशन थी ना, पेरेंट्स लोगों को बहुत टेंशन आता है कि क्या होगा, करेगी कि नहीं। सर से मिली, सर ने बोला कि नहीं वो करेगी। मैंने बोला आप हो, आपका गाइडेंस है तो करेगी करेगी, सर सिर्फ आप करवा के लो। तो उन्होंने बहुत मेहनत की उसके पीछे भी, उसके जो भी डाउट्स आते थे वो भी क्लियर कराए। इसने भी बहुत मेहनत की, बचपन से इसको फर्स्ट आने का बड़ा शौक था। 1 मार्क्स भी कम आता था तो घर आके रोती थी, इसका बचपन से था। और अभी स्टडी करते समय तो ये मॉर्निंग में उठ नहीं सकती, इसको बिल्कुल हैबिट नहीं है उठने की। लेट नाइट कर सकती है 2-3 बजे तक, रात को पढ़ाई की इसने। कभी कभी स्टडी टेबल पे ही सो जाती थी, फिर मैं अपने बेडरूम से उठ के उठा के लेके जाती थी, चल बेटा अपने रूम में जाते हैं। ऐसा था। आप लोग भी पूरा फोकस करो। स्टडी हार्ड नहीं है, आप लोगों को लगता है कि JEE या नीट हार्ड, लेकिन अगर आप दिल से सोचोगे, अपना एक गोल ठान के चलोगे तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। जितना ट्यूशन में अच्छे से बताते बस वही अच्छे से करो, दिल जान लगा के करो तो हो जाएगा आप लोगों का भी। और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ जितने भी बैठे हैं, और पूरे स्टाफ को थैंक यू जिन्होंने मेरी बेटी को इतना कोऑपरेट किया। उसके हेल्थ इशू भी बहुत थे, सर को पता है वो सब। और आप सबके ब्राइट फ्यूचर के लिए भी मैं ऑल द बेस्ट देती हूँ। सब जी जान लगाइए। मैम ने एक लाइन कही, मैं उसको ना थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अलग अलग कोचिंग्स के नाम भी आए। मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में कहता हूँ, कोई भी कोचिंग हो या कोई भी बच्चा हो, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। सभी अपनी जगह अच्छे ही होते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपको बेस्ट वे में गाइड करे। बट कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मेहनत करेंगे ही नहीं और घर जाके किताब ही नहीं खोलेंगे तो माफ़ करिए, कोई रिजल्ट कभी आने भी नहीं वाला। मैम ने एक बात बिल्कुल कही और वो बिल्कुल सही भी कही, वो बच्ची की भी अपनी खुद की मेहनत थी। हम उससे भी एक आखिरी क्वेश्चन पूछ के सेमिनार को एंड जरूर करेंगे। वो बच्ची की खुद की भी बहुत मेहनत थी। ये भी कहूँगा कि हमारी भी मेहनत थी। मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोगों ने मेरा नाम ज़रूर लिया, पर मैं ये बताता हूँ, इंस्टीट्यूट के एक चाय वाले से लेकर ऊपर तक सभी की मेहनत होती है।
उस रिजल्ट के पीछे किसी एक इंसान का योगदान नहीं होता। सारे टीचर, सारे स्टाफ, सारे लोग जितने भी इंस्टीट्यूट में मे बी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, हर किसी का किसी ना किसी वे में योगदान होता ही है। तो वो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस जिनके जिनके भी द्वारा किए गए उनकी लाइफ में, वो सभी को, उनको भी कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी वे में उन्होंने हेल्प की है उनको। हम एक आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं स्नेहमिता के साथ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं कहूँगा कि आपके साथ ना हो तो अच्छी बात है, बट स्नेहमिता ने क्वेश्चन फेस करा है, ये कहीं ना कहीं उसने वो सिचुएशन फेस करी है। मैं उसको पूछूंगा क्योंकि आप लोगों के साथ भी किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। प्रॉब्लम क्या जाती है, 2 साल की जो जर्नी है ना बहुत लंबी है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर कभी कभी कुछ डाउन्स इतने ज़्यादा लेंदी होते हैं कि उनसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर स्नेहमिता हमारे बीच में से एक ऐसी एग्जाम्पल है, उसको एक मैं ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं करूँगा इस चीज़ को, पर वो एक मेडिकल इशू से गुजर रही थी जिसमें उसको कुछ दांतों में प्रॉब्लम था, उसको कुछ पेन्स थे, जिसके कारण वो बेचारी पढ़ाई नहीं कर पाती थी जितना वो करना चाहती थी। फिर भी 1-1.5 महीने की गैप होने के बावजूद भी उसने अपने आप को उस चीज़ से ओवरकम किया। मैं खुद बोलता हूँ और मैं उसको सॉरी भी बोलूँगा कि मैं एक दिन उसको बोल बैठा था, बेटा तू इतना अपने आप पे प्रेशर देंगी ना तो कोई सेंस भी नहीं है, तो अपनी हेल्थ खराब कर बैठेगी, उससे अच्छा एक NIT मिलेगा। मैंने उसको बोला था ये चीज़, उससे अच्छा एक NIT मिलेगा चलेगा, कोई लोकल अच्छा कॉलेज मिलेगा चलेगा, पर तू अपनी तबीयत मत खराब कर। क्योंकि वो उसके कारण रात भर खाना नहीं खाती थी, कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में वो पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस दे चुकी थी कि वो अपनी हेल्थ बिगाड़ रही थी। पर शायद उसका पागलपन ही था जो उसको यहाँ पे आज उसको बैठाकर उसको इतनी अचीवमेंट दिया है इसने। तो हम उससे पूछना चाहेंगे कि 1.5 महीने का बैकलॉग होने के बावजूद ऐसा रिजल्ट हासिल करना कोई मजाक बात नहीं है, उसने कैसे अचीव किया उससे ही सुनते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहांकिता। सब लोगों को पता है कि हम अपनी जर्नी जो रहती है IIT और JEE या फिर नीट की, तो हम उसके लिए बहुत पम्प्ड अप होते हैं, एंड सो वाज आई। मैं बहुत पम्प्ड अप थी कि नहीं करना है। हमारे समय पे क्लासेस ऑनलाइन थी क्योंकि वो कोविड का फेज था, तो दैट वाज काइंड ऑफ एन एडवांटेज टू मी, क्योंकि जैसे मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई माय जॉ स्टार्टेड टू पेन, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ आगे। आई हैड 2 सर्जरीज, इसकी वजह से मेरा 1 मंथ का लॉस हो गया था स्टडीज़ में, और वो डिमोटिवेशन था एक तरीके से, और आई वॉज डिवास्टेटेड कि क्या होगा आगे। इतना कोर्स छूट गया था। केमिस्ट्री में मेरा केमिकल बॉन्डिंग छूट गया, जो कि सबको पता है, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको सबको पता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में पूरा मैकेनिक्स 2, आई स्टिल डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मेरा वो पूरा कोर्स छूटा हुआ है। और मैथ्स में कोनिक्स छूट गया था। कोनिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सब होने के बाद मैं स्टिल डाउट में थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई गैदर्ड अप माई करेज, सर से बात की, ही वॉज अ बिग मोटिवेशन टू मी, उन्होंने हमेशा हेल्प की है, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। तो मतलब जैसे ही आई वॉज रिकवर्ड, मैंने क्लासेस ज्वाइन की। वो ऑनलाइन लेक्चर्स थे, तो कुछ हॉस्पिटल में भी अटेंड किए। वो बहुत गंदा सिचुएशन था, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट जो भी था। तो फिर बाद में जैसे आई वॉज रिलीज्ड, मैं थोड़ा रिकवर हुई, मैंने ट्यूशन आना चालू किया। आई वर्कड एक्स्ट्रा मोर, क्योंकि जो बचा हुआ था उसे कवर करना बहुत मुश्किल था। स्टिल मेरे चैप्टर्स छूटे हुए, और हम लोगों ने बचे हुए चैप्टर सर के साथ बैठ के बाकी स्टाफ ने मिलकर कंप्लीट कराए, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। वो एक अच्छी चीज़ थी कि मतलब स्टाफ बहुत कोऑपरेटिंग था, तो मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। आई वर्क माई एस ऑफ, तो उसके लिए कुछ ये नहीं है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। सब लोग सोचते हैं कि चैप्टर्स पूरे करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। मेरा स्टिल सिलेबस छूटा हुआ है, एंड आई एम हियर, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जो भी पढ़ रहे हो उसको परफेक्ट करो। और फिर बाद में एडवांस के समय भी ऐसे क्वेश्चंस थे कि आई वाज इन एग्जाम हॉल, और मुझे ऐसा लगा कि क्या करूँ मैं अब, क्योंकि वो क्वेश्चंस अच्छे थे। एक पैराग्राफ था जो कि मेरा पूरा क्वेश्चन छूट गया था। आई लेफ्ट इट, मैंने छोड़ दिया, सोचा कि जो आता है वही करूँ, और फाइनली आई एम हियर राइट नाउ, एंड सो दिस इज अनबिलीवेबल। तो इतना सब कुछ होने के बाद आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज I don't know, dream come true. Thank you everyone for being a part of it.
सभी लोगों ने स्नेहिता की सारी बातों को बहुत अच्छे से सुना, बट उसकी एक लाइन को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि सर ने बैकलॉग क्लियर करने में मदद की। इसका मतलब ये नहीं कि कल सभी के सभी सर के कैबिन के सामने है ना। स्नेहिता का बैकलॉग क्लियर करने में मदद इसलिए की क्योंकि उसने खुद ने क्लियर करने का ठाना था। बैकलॉग क्लियर करने के लिए आज नहीं, हमेशा हम आपके साथ हैं और हमेशा हम आपका साथ देंगे भी। बस एक ही कंडीशन है, असाइनमेंट टेबल पे चाहिए, है ना। खाली पन्ना लेकर आओगे तो माफ करिए, कोई भी टीचर एक एक बच्चे को पर्सनली नहीं पढ़ा सकता, ये सच्चाई है। बस आपको इतना करना है कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करके लाना है, छोटी छोटी चीजें लिख के लानी है। कुछ डाउट आता है तो हमेशा हम आपके लिए वेलकम है, और अगर आपको सही में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, के मत देखिए, है ना। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इवेंट का ऑलमोस्ट एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले यहाँ पे उपस्थित सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे, सभी टीचर्स, सारे के सारे स्टाफ, बैक ऑफिस स्टाफ, मार्केटिंग, नॉन मार्केटिंग, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी को तहे दिल से और खासकर आप सभी बच्चों को तहे दिल से आप अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। आज का इवेंट हम, मुझे बोलने दो, मैं बहुत मुश्किल से लाइन रट के आया हूँ। आज का सेशन हम एंड करते हैं। होता क्या है, टीचर से लेके सारे लोगों की तारीफ हर कोई करता है ना। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ से लेके सभी की तारीफ किसी ना किसी वे में हो जाती है, पर डीके सर एक ऐसा फेस है जो दिखते नहीं है पर पीछे में होते हैं।